नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीका से ये सोच करके थंबनेल पे क्लिक किया है कि आज हम क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर 4 को क्लियर करेंगे, उसी अंदाज में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा कंप्लीट तरीका से 100% कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपको इजी लगेगा और इसी तरीका से आप खुद कमेंट में कहोगे कि सर इसके बाद वाला चैप्टर को भी पढ़ा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये इंट्रोडक्शन है, ये आया समझो सब कुछ आ गया। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारा वर्ड लिखा गया, शब्द लिखा गया। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा क्या सबको रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इसे ट्रांसफर करके संस्कृत से हिंदी में और यहाँ पे जब मैं लिखा कि समाज की गाड़ी है ना पुरुष और नारियों से चलती है, इसका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लेखिका के बारे में। ये चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे जो पहला लाइन है उसमें एक ही बात कहा गया है कि जो समाज के गाड़ी होती है वो पुरुष और नारी दोनों से चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बाइक मोटरसाइकिल कार ये सब पुरुष और नारियों से चलता है, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि एक जो समाज होता है ना वो पुरुष और नारी दोनों से चलता है। केवल पुरुष से भी समाज नहीं चल सकता है, नहीं बच सकता है, केवल स्त्री से भी नहीं बच सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चलो बता दो समाज की गाड़ी किससे चलता है? तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलता है। अगर मैं बात करूँ तो समाज में दोनों का समान महत्व है और ये आपको अब पता चलेगा कि हाँ स्त्री का महत्व क्या है पुराने जमाने में, है ना, साहित्य में उसने क्या क्या काम किया था, सब चीज डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि साहित्य में, साहित्य का मतलब जो ग्रंथ होता है, साहित्य होता है, उसमें दोनों का जो समान महत्व है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिएगा, कुरान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें दोनों का जो महत्व है ना वो दोनों इक्वल है, यानी कि बराबर है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है, ठीक है। दोनों का जो मतलब महत्व है वो पूरा समान है। जी इस समय में सभी भाषाओं में साहित्य रचना में, है ना, अभी मान के चलिए बहुत सारा रचना आपको देखने को मिल जाएगा, बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग एक चीज तो सोचते नहीं होंगे, बट आप लोग जरूर सोचिएगा क्या वो केवल पुरुष लोग लिखे हैं? तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समय सभी भाषाओं में साहित्य की रचना में स्त्रियां भी तत्पर है। यानी कि अगर इस समय की मैं बात करूं तो जितने भी ग्रंथ है उसमें स्त्रियां भी तत्पर थी, स्त्रियां भी उसमें शामिल थी। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से स्त्री थी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साहित्य की रचना करने में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसे क्लियर करना मतलब सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट काम करना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं और यश प्राप्त करते हैं, मतलब साहित्य में काम करते हैं अच्छे तरीका से और यश सत्य की प्राप्ति करते हैं, ये भी कह सकते हो यश प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में, है ना, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस लाइन को सिर्फ यूं ही नहीं जाने देना है, सभी चीजों को समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में, यानी कि पहले के, समझो पहले के जमाने में, सीधा कह सकते हैं प्राचीन काल में साहित्य समृद्धि में योगदान कम अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे कहने का इसका मतलब है कि जब प्राचीन समय था, प्राचीन जो काल मतलब काल था, पहले के जमाना, तो उस समय कम या फिर ज्यादा उसमें स्त्रियां भी तत्पर थी। हाँ कोई काम में कम, कोई काम में थोड़ा ज्यादा, बट स्त्रियां भी तत्पर थी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं के नामों की चर्चा है जो साहित्य भंडार पूरा करने के और उनको योगदान प्राप्त मतलब कि होते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, इसमें हम जानेंगे कि चैप्टर के बारे में क्या चीज पढ़ना होता है। तो जैसा कि इसमें सबसे फर्स्ट लाइन और सबसे बेस्ट लाइन था कि जो समाज की गाड़ी होती है पुरुष नारियों से चलती है, ऑब्जेक्टिव में 100% मैं लिख करके देता हूँ आएगा, ये हो गया। उसके बाद जैसा कि हमने इसमें और जाना कि जो पहले के ज़माने में या फिर अभी के भी ज़माने में जो साहित्य का जो ग्रंथ होता है, कोई भी ग्रंथ होके, तो उसमें स्त्री और पुरुष का समान महत्व बताया गया है, पूरा इक्वल। उसके बाद हम ये भी बात करें हैं, ये भी जाने हैं कि पहले प्राचीन समय में कोई कोई साहित्य में स्त्री का जो मतलब पोजीशन है, जो तात्पर्य है, जो योगदान है, वो कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन है ज़रूर।
ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये लाइन तो हम कहीं से भी बोल सकते हैं। और वो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसमें इस लाइन में बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। बात समझ गए ना। और इसमें ज़्यादातर समय नहीं लगेगा, 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम सोचिए है कि सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीका से बस यहीं पे क्लियर कराया जाए, इसके सिवा अदरवाइज दूसरी जगह नहीं। पूरा यहीं जब पढ़ रहे तो पूरा यहीं क्लियर करो, इसके बाद फिर घर पे बैठना पढ़ना याद करने वाला सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कम होके या फिर ज़्यादा होके सबका महत्व समान है, और समाज की जो गाड़ी चलती है पुरुष और नारियों से चलती है। सभी लोग एक बार कमेंट में जल्दी से लिख दो कि आई मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया लाइन। ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा तो हार्ड होगा नहीं। बात समझ गए। और सभी के कमेंटों को मैं देखता हूँ, ऐसा मत सोचना कि नहीं देखते हैं, सबका कमेंट को देखते हैं। बट बोलते वक्त देखते वक्त सबका नाम पुकारते वक्त ज़्यादा समय लग जाता है, जिस वजह से हम जो है ना नाम नहीं लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये तो था इंट्रोडक्शन, इसके बाद ये मेन बात है। और ये चीज़ जब आप समझोगे तब पता चलेगा हाँ ये चैप्टर कितना बेस्ट है और यहाँ से इतना क्वेश्चन क्यों आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से बहुत संस्कृत साहित्यों को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। अब स्पेशल तरीका से संस्कृत की बात हो रहा है, क्योंकि ये संस्कृत का चैप्टर है तो संस्कृत का बात होगा। हिंदी का रहता है हिंदी में, उर्दू का रहता है उर्दू में होता है, बट यहाँ पे संस्कृत है तो स्पेशली संस्कृत की में बताया जा रहा है। ऐसे सभी भाषा में सेम टू सेम है, बट संस्कृत में बताया जा रहा है कि संस्कृत में बहुत सारा साहित्य है ना, बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारा आप लोग चैप्टर देखे होंगे, बहुत सारा पाठ देखे होंगे। समझो एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारा कवि देखे होंगे, यही बात कहा जा रहा है कि बहुत ऐसा साहित्य है जिसको विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, है ना, अलग अलग विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। मतलब ये कहने का ये है कि जैसे बहुत ऐसे किताब है जो बहुत अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा, ये कहने का मतलब है जैसे हमने एक किताब लिख दिया, फिर एक और ने किताब लिख दिया, फिर एक और ने किताब लिख दिया, तो कहने का मतलब हम अपना अपना किताब लिख रहे हैं। तो बहुत ऐसे साहित्य है जिनको अलग अलग कवि के द्वारा क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। ध्यान से सुनिएगा, वैदिक काल में, अब एक चीज पॉइंट है नोट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, और यही चीज एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये वैदिक काल, एक मिनट, ये वैदिक काल जो है बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहला पॉइंट ये वैदिक काल, यहाँ से अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल के प्रारंभ में, जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ, प्रारंभ का मतलब शुरुआत, जैसे अभी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारा ये प्रारंभ वाला टाइम हो गया, यानी कि अभी जब वैदिक यहाँ पे वैदिक काल के प्रारंभ में, मतलब जब वैदिक काल स्टार्ट हो रहा था तब शास्त्रों और काव्यों के रचने और संरक्षण में जैसे पुरुष समर्पित थे वैसे ही स्त्री भी समर्पित थी। स्त्री हट गया, समर्पित स्त्रियां भी थी। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल के जब प्रारंभ हुआ, यानी वैदिक काल जब आया तो उस समय कोई भी शास्त्र या फिर कोई भी किताब, समझ लो कोई भी किताब लिखाता था तो जिस तरीका से पुरुष भी लिखता था ना, जिस तरीका से वो काम करता था, महत्व रखता था, उसी तरीका से स्त्री भी वही चीज करती थी, काम करती थी। बात समझ में आ रहा है ना। बस एक चीज मैंने क्या बोला आपको याद रख लीजिए, वैदिक काल, यानी वैदिक काल के प्रारंभ में जब शास्त्र लिखाया जा रहा था तो जिस समय उस वक्त पुरुष ने काम किया उसी प्रकार से उसमें स्त्री भी काम की, स्त्री भी समर्पित रही, स्त्री भी काम की। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि जब वैदिक काल प्रारंभ हुआ तो उस समय शास्त्र लिखाया। समझो अभी हम सीधा सीधी इजी कंसेप्ट में बताए तो मान लीजिए किताब लिखाया, तो किताब जो लिखाया ना तो उसमें जिस तरीका से पुरुष काम किया उसी तरीका से स्त्री भी काम किया। बस हो गया पॉइंट, वैदिक काल के प्रारंभ में, बस इतना याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीका से उसका देखभाल हुआ उस तरीके से तो ये आप जान ही गए कि स्त्री भी किया पुरुष भी किया। और वैदिक युग में मंत्र के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। और जब वैदिक युग आया, यहाँ पे प्रारंभ था वैदिक काल,
और वैदिक काल के बाद जब थोड़ा दिन बीता, जैसे कि वैदिक युग जब आया, वही समझो, वैदिक काल समझो, युग समझो, सेम प्रोसेस, बट यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिएगा। तो जब वैदिक युग जब आया तो उसमें जो मंत्र निकले, जैसे अभी हम लोग मंत्र जानते हैं, चाहे वेद जानते हैं, वेद पढ़े हो, महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरीका से जैसे मंत्र भी पढ़ते हो तो मंगलम पाठ में कई गो मंत्र है, ये सब चीज पढ़े होंगे, बेसिकली तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब वैदिक युग आया तो उसमें जो मंत्र लिखाया गया, सूत्र लिखाया गया, तो उसमें ऋषि के साथ साथ ऋषिका भी थी। मतलब यहाँ इस लाइन का मतलब है कि वैदिक युग में, है ना, वैदिक युग में मंत्र में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। मतलब जब मंत्र हुआ, जब बना वैदिक युग में, तो उसमें ऋषिका की भी भूमिका थी। समझ रहे हो ना, यानी कि स्त्री ऋषि की भी भूमिका थी। बात समझ रहा है स्पष्ट रूप से। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये तो समझ गए ना कि जब वैदिक युग में मंत्र आया तो मंत्र में ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। एक छोटा सा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऋग्वेद में, आ जाइए, वेद की मैंने बात किया, वेद आ गया। अगर मैं बात करूं तो महर्षि वेद व्यास जी ने वेद लिखा। अब आप सोचोगे कि अकेले थोड़ी लिख दिए होंगे वो, तो अकेला नहीं, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब वो ऋग्वेद निकाया ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस सब वेद में देखिएगा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन का उल्लेख किए जाते हैं। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जानते हो ना, महर्षि वेद व्यास जी ने वेद की रचना की, उपनिषद की रचना की। तो जो वेद की रचना की, तो उसमें एक आता है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद आता है, और इसमें 24 गो महिला का मंत्र है। देख रहे हो ना, 24 महिला का। अथर्ववेद में 5 महिला का, महिला ऋषियों के मंत्र दर्शन का उल्लेख है। यानी 24 को ऐसे महिला है जिनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, 24 गो उनके मंत्र का। 5 गो ऐसा महिला है जिसके मंत्र का उल्लेख किया गया है, इसमें अथर्ववेद में। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप लोग वेद जानते होंगे ना, थोड़ा सा कंसेप्ट वेद का, तो ये बात स्पष्ट रूप से पता चल गया कि ऋग्वेद में 24 गो महिला का जो मंत्र है उसका वर्णन किया गया, अथर्ववेद में 5 गो महिला का। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर मैं आपको ये बार बार प्रश्न कहूं कि यहीं से बनते हैं, तभी भी आप नहीं मानेंगे। जब जाएंगे वहां क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा, अरे यार सारा क्वेश्चन तो वहीं से आया। इसीलिए ये मैंने इसीलिए ये पढ़ाया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन डरते हैं, बनते हैं, आते हैं। तो ये बात समझ में आया ना कि ऋग्वेद में 24 गो महिलाओं के मंत्र का वर्णन, और अथर्ववेद में 5 गो महिलाओं के ऋषियों, मतलब कि महिलाओं का वर्णन है। और जैसे में यहाँ पे आप याद कर सकते हो, जैसे कि पूछ देता है कि 5 गो कवित्री का नाम बताइए जिनका उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। चाहे कह देगा अथर्ववेद में किसी ऋषिका का उल्लेख किया गया, उसका नाम लिख दीजिए, ऋग्वेद में है तो नाम लिख दीजिए। तो इसके लिए आप याद कर सकते हो, यमी, अपला, उर्वशी, यहाँ पे इंद्राणी, वगाम्भृणी। अब भाई इसे तो आप कंसेप्ट तरीके से भी याद कर सकते हो, यमी, अपला, उर्वशी, यमी, अपला, उर्वशी। चलो 2 बार बोल के दिखाओ। हाँ, बोलोगे तो समझ में आएगा, और नखरा करने लगोगे तो नहीं आएगा। बात सीधा सीधी है, यमी, अपला, उर्वशी, इधर इंद्राणी, वगाम्भृणी। हाँ, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तब क्या कीजिएगा, तो मत पढ़िए। याद नहीं हो रहा है तो मत पढ़िए। जब हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब याद प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये 5 महिला का, स्त्री का, ऋषिका का नाम हमेशा याद होना चाहिए। अगर नंबर लाना है संस्कृत में तो, नहीं लाना है तो किसी को तो टेंशन नहीं है। सेकेंड पर भी कोई भी मतलब कि खुश होता है, थर्ड पर भी खुश होता है, और फर्स्ट पर भी खुश होता है। खुश तो सबको ही होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने आपको बताया 100% में 100%, इसे अभी इसी वक्त लिख करके क्लियर करो। यमी, अपला, उर्वशी, यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भृणी। और उससे बेस्ट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 5 नाम, फटाफट फटाफट एक बार लिखो, इंद्राणी, वगाम्भृणी, उर्वशी, उसके बाद इंद्राणी, वगाम्भृणी हो जाएगा, है ना। बात समझ गए? तो इसमें हम क्या समझे,
इसमें हम ये समझे कि जो वैदिक काल था, जो वैदिक युग था, उस समय जो मंत्र लिखा रहा था, यही ना चीज है, उस समय जो मंत्र लिखा रहा था, जो शास्त्र लिखा रहा था, तो उसमें ऋषि के साथ साथ ऋषिका भी थी, पुरुष के साथ साथ स्त्री भी थी। और ऋग्वेद में 24 वो ऐसा स्त्री है जिनके मंत्र का उल्लेख किया गया है, अथर्ववेद में 5 वो किया गया है, और वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास है, उपनिषद के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट पूरा प्योर है, ये रट लो, मतलब काम बन जाएगा। और यही बेसिक है, यहीं से बेसिक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे पहला। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें बहुत ऐसे कवियों का, कवित्रियों का वर्णन किया गया है, और यही वर्णन के कारण ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। देख सकते हो यहाँ पे बोला जा रहा है बृहद आरण्यक उपनिषद। देखिए एक उपनिषद है बृहद आरण्यक। जैसे आप लोगों ने मंगलम पाठ में पढ़ा होगा, तब तो यहाँ चौथा चैप्टर की तलाश में हो, पहला चैप्टर पढ़ के आए होंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे मंगलम पाठ में ईशावास्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कठो उपनिषद, ये सब पढ़े हो ना। तो इसमें वो चीज जो पढ़े हो 4 उपनिषद, और उसी में से आप लोगों को एक चीज बताया गया होगा कि उपनिषद 108 वो होता है ना, ये बताया गया होगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे तो, और कहीं ना कहीं अगर मेरे से पढ़े होंगे तो मैं तो बताया हूँ। तो 108 उपनिषद में से आपने केवल 4 उपनिषद को याद किया, उसमें से ये भी देख लो एक और उपनिषद है बृहद आरण्यक। तो बृहद आरण्यक जो उपनिषद है उसमें यज्ञ वाले की चर्चा किया गया। ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ वाले क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, बृहद आरण्यक उपनिषद में यज्ञ वाला क्या करता है, अपनी धर्म पत्नी, जो उनकी धर्म पत्नी थी मैत्रेयी, है ना, मैत्रेयी, यानी यज्ञ वाले की जो धर्म पत्नी मैत्रेयी थी, उनको मतलब कि मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की वर्णन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यज्ञ वाले की जो पत्नी थी मैत्रेयी, वो दार्शनिक रूप में रुचि रखती थी। दार्शनिक मतलब किसी का दर्शन होता है तो वो बहुत खुश होती थी, रुचि रखती थी, दार्शनिक रूप में रुचि रखती थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैत्रेयी को क्या किया यज्ञ वाला, ध्यान दीजिएगा, उसे यज्ञ वाले ने अमर तत्व सिखाते हैं, यानी अमर होने के तत्व सिखाते हैं। और ये लाइन सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि बार बार एग्जाम में बस एक ही सवाल रिपीट होता है, यज्ञ वाला अमर तत्वों की शिक्षा किसे सिखाता है, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को सिखाता है। और मैत्रेयी कौन है, तो यज्ञ वाले की पत्नी है। और ये दोनों का किसमें वर्णन किया गया है, कौन उपनिषद में, तो बृहद आरण्यक उपनिषद में, है ना, बृहद आरण्यक उपनिषद में इन दोनों का चर्चा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से, यज्ञ वाले की धर्म पत्नी मैत्रेयी जो है दार्शनिक रूप में रुचि का वर्णन है, उसे यज्ञ वाले ने अमर तत्व सिखाया या फिर सिखाते हैं। जनक के सभा में शास्त्र परंपरागत गार्गी वचन कवि रहती है। अब ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जनक के सभा में कौन विदुषी थी, एक के लाइन में ये बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। कहीं कहीं आप देखिएगा तो इस बात को बढ़ाया जाता है, बट शॉर्ट तरीके में, जनक के सभा में यानी कि लोगों के सभा में जो शास्त्र प्रारंभ थी, जो गार्गी थी, वो वचन अभी रहती थी। और जनक के सभा में विदुषी कौन थी, आप याद कर लीजिएगा, गार्गी कौन थी, उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा तो उसमें ऑप्शन जरूर रहेगा। जनक के सभा में रहने वाली, जनक के सभा में क्या थी, वचन अभी रहती थी, बात समझ गए। जनक के सभा में विदुषी कौन रहती थी, वचनवी कौन रहती थी, सब चीज अगर पूछेगा, जनक का सभा आएगा, बस सिंपली तरीका से गार्गी पे टिक कर देना है और एक लाइन में याद कर देना, बात समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाभारत में भी, है ना, जीवन भर वेदांत अनुशीलन परायण सुलभया का वर्णन प्राप्त होता है, सुलभया का। अब इसमें आपको क्या याद करना पड़ेगा, क्या सब चीज पर याद करना पड़ेगा, नहीं, इसमें एक याद करना पड़ेगा कि ये जो इसमें जो यज्ञ वाला है वो चीज किसमें वर्णन है उनका, तो बृहद आरण्यक उपनिषद में यज्ञ वाला की पत्नी मैत्रेयी है, और उन्हें वो क्या करता है, अमर तत्व सिखाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और उसके साथ ही साथ जनक के सभा में जो गार्गी थी विदुषी थी।
कहीं ना कहीं आप लोग जब पढ़िएगा ना ऑब्जेक्टिव, सारा चीज मिल जाएगा इसमें। और आज के बाद ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं मिस होगा। इसके बाद ये देखो, असली खेला अब बाकी है, अब स्टार्ट होगा असली खेला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य, मैंने आपको क्या बताया कि पहले के जमाने में, मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में बहुत ऐसे साहित्य है, बहुत ऐसे शास्त्र है जो बहुत लोग लिखते हैं। उसी में से एक यहाँ पे है लौकिक संस्कृत साहित्य। एक बात और, अगर पूछेगा ऋग्वेद में कै गो महिला के मतलब कि महिलाओं के मंत्रों का वर्णन है तो 24, अथर्ववेद में 5, लेकिन लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 गो कवित्री है और 40 गो कवित्री के 50 गो सीट मिलल था इधर उधर। जैसे कि संसद भवन में, मान लीजिए संसद भवन है जहाँ पे मीटिंग होता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहां पे समझ लो 40 गो लेडीज, 40 गो स्त्री का 50 गो सीट रखल है। एक आदमी का एगो सीट होता है। लेकिन वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य जो था उसमें 40 गो कवित्री की 50 गो पद था, यानी 10 गो पद ज्यादा ऐड करके रख लेता, इतना दम था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। लौकिक संस्कृत साहित्य की 40 गो कवित्री, 50 गो पद। अगर मैं बात करूँ तो 10 गुना डबल डबल सीट लेके बैठल था। ध्यान दीजिएगा। और उन लोगों में जो बीजयंगिका थी वो प्रथम कल्प थी। बीजयंगिका लिखल है, मतलब बीजयंगिका, ये वाला भी पॉइंट तगड़ा है। लौकिक संस्कृत साहित्य की जो प्रथम कल्प थी, जो पहला महिला थी ना, वो बीजयंगिका थी। मतलब 40 गोरा था ना, तो 40 गोरा में सबसे पहला जो प्रथम कल्प थी, जो पहला स्त्री थी, वो थी बीजयंगिका। और बीजयंगिका का जो साल है वो 8वीं सदी चल रहा है। मतलब ये बात 800 सदी पहले की है। 8वीं सदी, 800 साल, समझ रहे हो, 800 साल। तो यहाँ पे बीजयंगिका जो थी वो क्या थी, प्रथम कल्प थी, पहला थी, और वह श्याम वर्ण की थी, मतलब वो थोड़ा सा सांवले वर्ण की थी बीजयंगिका। ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही पद से स्पष्ट होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना साहित्य को, तो उसमें ये पता चलता है कि आज से 800 वर्ष पहले, मतलब 8वीं एक सदी में होता है आप लोगों का 100 साल, तो 8वीं सदी मतलब 800 साल। 800 साल पहले एक बीजयंगिका नाम की एक स्त्री रहती थी, समझ लो। और वो लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्प थी, और वो थोड़ा सांवले रंग की थी। समझिएगा ध्यान से, वो थोड़ा क्या थी, सांवले रंग की थी। और यहाँ पे देख लीजिएगा, नीले रंग में उत्पन्न श्यामा को बीजयंगिका से जाने जाते हैं। बीजयंगिका को नीले रंग में उत्पन्न श्यामा, यानी नीला रंग में उत्पन्न काला, समझ रहे हो, नीले रंग में उत्पन्न श्यामा किसे बोला जाता है, बीजयंगिका को बोला जाता है। यानी बीजयंगिका को क्या बोला जाता है, नीले रंग में उत्पन्न श्यामा। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्यर्थ ही दांडिना कही गई है, दांडी कही है सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी कहने का मतलब यह है कि दांडी जो है उसको, रंग को, रूप को देखकर और उतना बड़ा काम करते हुए देख करके वो बोला सर्व शुक्ला सरस्वती। किससे बोला, बीजयंगिका को। वो वैसा होते भी उतना बड़ा पद, और वो भी पहले के जमाने में वहां जा करके और पहला पद, पहला स्थान प्राप्त किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए दांडी उन्हें क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दांडी ने। किसे कहा, तो बीजयंगिका को कहा। बीजयंगिका को क्या बोला, सर्व शुक्ला सरस्वती। उसका समय, देखो उसका समय 8वीं सदी शताब्दी, ऐसा अनुमान करते हैं। बीजयंगिका का जो समय है, जैसा कि मैंने बोला 800 साल पहले। उसके बाद, इसके बाद वाला जो पॉइंट है बेस्ट है। चालुक्य वंश का चंद्रादित्य, है ना, चालुक्य वंश का चंद्रादित्य, यानी चालुक्य वंश का राजा। चंद्रादित्य जो नाम सुन रहे हो वो चालुक्य वंश का राजा था। हाँ, एग्जाम में पूछता है चालुक्य वंश का राजा कौन था, चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य की जो रानी है ना, चंद्रादित्य की रानी
विजय भट्टारिका ही विजयंका, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है, जो विजयंका जो थी, जो श्याम वर्ण की थी, उसी का नाम विजय भट्टारिका है। और विजय भट्टारिका यानी कि विजयंका वो चंद्रादित्य की पत्नी थी, और चंद्रादित्य चालुक्य वंश का राजा था। बात समझ में आई विजयंका के बारे में। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयंका थी। और विजयंका का जो साल है, जो सदी है, वो 8वीं चल रहा है। और इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट लाइन अगर इस चैप्टर में कोई लिख देगा तो हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये लाइन इंपॉर्टेंट है विजयंका के बारे में। यानी विजयंका का जो साल है वो 8वीं सदी है, थोड़ा श्याम वर्ण की थी, दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, और वो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। ये काफी है विजयंका के लिए। और इतना इंट्रोडक्शन आप जान गए, मतलब एग्जाम में 4 से 5 नंबर, ये बस ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 4-5 लाइन से आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं अपने स्पष्ट मतलब कि अपने पद में स्पष्ट रूप से जाने जाती है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो कि आपके सेफ्टी के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, कंसेप्ट बस समझ लीजिएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, एग्जाम में अगर आप पलट के सच में रियल में तैयारी करते हो 10th का, तो एक बार आपने क्वेश्चन बैंक जरूर पलटा होगा। और क्वेश्चन बैंक में एक चीज जरूर पूछता है, दक्षिण भारतीय लेखिका कौन है, याद कर लो। यहाँ पे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, बस 3 है। हमने जैसे एक बार पढ़ा और बोल दिया, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका। जैसे हमने एक बार पढ़ के 4 बार बोल दिया, उसी तरीके से आप एक बार देख के 4 बार बोल दो, नहीं आएगा तो ना बदल देना। बात समझ में आई? समझ में आ गई होगी ना? क्या समझे अभी? राम भद्रांबा, देव कुमारिका, ये 2-3 नाम ऐसे है जो कि दक्षिण भारतीय कवित्रियों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी के जो वर्तमान सिचुएशन के जो अगर मैं बात करूं, जो कवित्री है वो जाने जाते हैं मिथिलेश कुमारी मिश्रा के बारे में। लेकिन मैं बताऊंगा, पहले ये समझो कि कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये तीनों दक्षिण भारतीय लेखिका है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम तुमको दिखा देंगे, कहेंगे लो क्वेश्चन आ गया। जो बोल रहा हूँ वो करो, इसको जरूर याद कर लेना। दक्षिण भारतीय लेखिका राम भद्रांबा, देव कुमारिका और शीला भट्टारिका, 3 नाम बस याद करना है इस चैप्टर में। इसके नहीं, इसके बाद और भी नाम चैप्टर में मतलब कि करना है, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो। इसके बाद इस लाइन में हमने क्या जाना? इस लाइन में दक्षिण भारतीय कवियत्री के बारे में जाना, विजयंका के बारे में जाना, दांडी ने क्या कहा विजयंका को, ये जाना। इसके बाद इसमें क्या जाना कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 को कवित्री में से 50 को पद स्पष्ट रूप से मिला है। तो आप समय दे रहे हो, जब यहाँ पे समय दे रहे हो तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता है, बात हमेशा समझ जाइए। इसके बाद देखो, विजयनगर के राजाओं ने, अब बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो खत्म, ये चालू। विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के मतलब के लिए प्रयास किए थे। जैसा कि विजयनगर के जो राजा थे वो सोचते थे कि हम संस्कृत भाषा को एकदम सुरक्षित रखेंगे, इस पर कोई भी खतरा आएगा हम उठा लेंगे, लेकिन हम संस्कृत को हटने नहीं देंगे। किकर का नाम है देख लो, विजयनगर के राज के राजा, विजयनगर राज के राजाओं ने संस्कृत के भाषा के संरक्षण के लिए क्या किया था? प्रयास किया था। बात समझ रहे हो? वो सोच रहे थे कि नहीं ये रहेगा तो रहेगा। देख सकते हो, जनता ही है उन लोगों के अंतपुर में संस्कृत रचना कुशल की रानी थी, है ना। मतलब वहां के लिए जो संस्कृत भाषा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा प्रमुख था। यहाँ पे देख सकते हो कंपन राय, है ना, इसकी सदी 14वीं है। बस इसमें का उसमें या उसमें का उसमें नहीं करना। हमने आपको बताया चंद्रादित्य और जिसका पत्नी का नाम है विजयंका, जय विजय भट्टारिका, दोनों का सदी कौन चल रहा है? 8वीं। लेकिन यहाँ कंपन राय की हम बात कर रहे हैं, तो कंपन राय की जो सदी है वो 14वीं है, 14वीं है। इसके बाद देख सकते हो तो कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी। अब देखिए एक बात, कंपन राय की जो पत्नी थी वो गंगा देवी थी। बात समझे कि ना? 2 चीज याद रखिएगा, चंद्रादित्य की जो पत्नी थी वो मतलब कि मैं बात करूं तो वो विजयंका थी, और
गंगा देवी का जो पति है कंपन राय, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें नहीं कीजिएगा। इसका सदी 14वीं है, गंगा देवी का सदी देख सकते हो, जब इसका 14वीं है तो इसका भी 14वीं होगा, तो गंगा देवी का और कंपन राय का सदी 14वीं। और अगर मैं बात करूं उसके पहले, इसके पहले वाला का जो कि था विजय चंद्रादित्य था, और उसके बाद में कौन था, विजयंगिका थी, तो उनका सदी 8वीं है। देखिएगा ध्यान से। तो कंपन राय की जो पत्नी गंगा देवी है ना, रानी गंगा देवी है, वो मधुरा विजयम ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी के लिए लिखा था। देखिए मधुरा विजयम, बस भाई बस, यहाँ मधुरा और यहाँ पे विजयम, तो मधुरा विजयम महाकाव्य की जो लेखक है वो गंगा देवी है। ये वाला पॉइंट कभी भी ना भूलना, अगर भूल जाओ तो मारो थप्पा से थप्पी, या याद कर लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लिख के देते हैं, एग्जाम में जरूर आएगा। संस्कृत के यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो गंगा देवी थी उन्होंने मधुरा विजयम महाकाव्य लिखी, और मधुरा मतलब कि मधुरा विजयम महाकाव्य में क्या लिखी थी आइए समझते हैं। तो ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी के, वो अपने स्वामी मतलब कि कंपन राय के ऊपर पे वो लिखा था, है ना। मधुरा विजय के घटना पर आधारित है, मतलब कि मदुरै में इसके पति जो कंपन राय है वो युद्ध करने गया था, तो युद्ध करने गया, वहां पे कैसे जीता उस चीज को, जंग को, तो उस घटना को ये बताता है कौन, गंगा देवी, लिख करके किस में बताता है, तो मधुरा विजय में बताता है। देखिएगा ध्यान से, रचना की वहां अलंकारों सैनिक व्यवस्था सुंदर वर्णन है, वहां की बात कर रहा है, जब ये गए थे लड़ने, इनके पति गए थे, तो वहां की जो सैनिक थी, वहां का जो व्यवस्था था बहुत बेस्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो, उस राज्य में 1600 में शासन किया अच्युत राय की रानी तिरुलंबना वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य की रचना की। अब भाई यहाँ पे ध्यान देना, उस राज्य में 1600 में, 1600 ईस्वी की यहाँ पे बात हो रहा है, 1600 शासन, मतलब नहीं, एक मिनट, उस राज्य में 1600 में शासन किया अच्युत राय। अब अच्युत राय याद रखिएगा, अच्युत राय का जो पत्नी है, जो रानी है, वो कौन है, तिरुलंबना, तिरुमलंबा है, तिरुमलंबा। इसमें एक चीज हमेशा नोट करके रखना, चंद्रादित्य की पत्नी जो है वो विजयांगिका है, कंपन राय की जो पत्नी है वो गंगा देवी है, और अच्युत राय का जो पत्नी है वो तिरुमलंबा है। 3 दूना 6 आदमी का नाम याद रखिएगा, तिरुलंबा है, और तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य, यानी कि ये तिरुलंबना वरदाम्बिका परिणय नामक ये क्या किया था, एक रचना किया था, ये तिरुलंबना, ये वाला रचना किया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वहां पर, यहाँ है ना, वहां संस्कृत गद्य की सुंदरता सभी पदों में ललित पद विन्यास से अधिक सुशोभित होते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रभु बड़ा से भी बड़ा सभी पद वहां पे ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जो आप सभी को बताया ना, इतना बड़ा कहानी, इसका शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ। इतना बताने का रीजन है कि एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे, बस ये इसीलिए मैं इतना बड़ा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो विजयनगर के राजाओं की यहाँ पे शासन की बात हो रहा है, तो उसमें जैसे हमने पढ़ लिया, इसमें पढ़ा गंगा देवी के बारे में, गंगा देवी का पति कंपन राय था ना, कंपन राय का जो सदी चला है 14वीं सदी है। और वो जो गए थे ना मदुरै में, तो वहां पे वो युद्ध को कैसे जीते उसके बारे में गंगा देवी मधुरा विजयम काव्य में बताती है। बस यही तो बात पढ़ा हमने। उसके बाद पढ़ा अच्युत राय के बारे में, अच्युत राय जिनकी पत्नी तिरुलंबा है, वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की लेखक है, मतलब ये रचना की थी, ये वाला नहीं देख रहे हो, वरदाम्बिका परिणय नामक परिपक्व चंपू काव्य ये लिखी थी। इसके बाद ये लास्ट ही है, और ये वाला भी पॉइंट बेस्ट है। और आपने जिस तरीका से शुरुआत में आया होगा कि ना आज हम पढ़ के जाएंगे, अगर लास्ट तक देखे होंगे तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये चैप्टर अब मेरे लिए बहुत आसान है। बट अगर पहले चले गए होंगे तो थोड़ी पता चलेगा। देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में, अब मॉडर्न की बात हो रहा है, सब बात तो खत्म हो गया, पहले का जमाना गया, आधुनिक में आ जाइए। अभी
आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामक विदुषी अधिक प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमाराव ये स्त्री थी। हाँ, नाम सुन के आपको लगेगा कि जेंट्स का नाम है, नहीं, ये लेडीज स्त्री का नाम है। तो वर्तमान समय मतलब नहीं, आधुनिक काल। इनका जन्म मरण देख लो, 1890 में जन्म हुआ, 1935 में मरे गए। तो ये मॉडर्न में आ गए, आधुनिक में आ गए। तो आधुनिक काल की जो सबसे जो प्रचलित, सबसे जो प्रसिद्ध, सबसे जो फेमस कवित्री थी वो थी पंडित क्षमाराव। बात समझ गए? तो पंडिता क्षमाराव वे बहुत प्रसिद्ध थी अपने समय में, और उसके द्वारा उनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित, उनके जो पिता थे वो शंकर पांडुरंग पंडित थे, और उन्हीं के नाम पर देख लो, और महान विद्वान जीवन का चरित्र शंकर चरितम ऐसा रचना की। शंकर चरितम पंडिता क्षमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के नाम पर, देख सकते हो, शंकर चरितम की रचना की। शंकर चरितम की रचना पंडित क्षमाराव की थी, और किसके नाम पे? तो वो अपने पिता के नाम पे। पिता का नाम क्या है? आप देख सकते हो, पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। बात समझे? वो अपने पिता के ऊपर लिखा। उसके बाद ये देख सकते हो, वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्य, अब देखो, अभी गांधी दर्शन से भी प्रभावित हुई, मतलब गांधी दर्शन जब हुआ, गांधी जी से जब भेंट मुलाकात हुआ, तो देख सकते हो वो सत्याग्रह गीता, मीला लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परित यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। जब वो महात्मा गांधी से मिले, तब मिलने के बाद उनके पास क्षमता आया, ताकत आया, तब वो क्या किए? मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली और विचित्र परित यात्रा, ग्राम ज्योति, इसने मतलब क्या की रचना की? बहुत की, बस पूरा नाम थोड़ी नहीं लिखा जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट था जो लिख दिया गया। इसमें आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये किसके है? हाँ, ये किसके, मतलब कि इसके रचयिता कौन है, याद कर सकते हो सिंपली तरीके से। तो मैंने जो बताया 3 चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सत्याग्रह गीता, मीरा मुक्तावली, और एक क्या, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, इन्होंने रचना किया। उसके बाद वर्तमान समय में अभी में जो पॉपुलर है, जब किताब छपाया लिखाया था, तो उस समय में वर्तमान में लेखिकाओं में कवित्री में पुष्पा दीक्षित, देखो वर्तमान में पुष्पा दीक्षित, वनमाल भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा करती है। अभी के समय मतलब कि आज से 200-400 साल पहले की बात हो रहा है, अभी जो तत्काल समय में बात हो रहा है, जब किताब बना था उस समय की बात कर रहा है। अभी हम गूगल थोड़ी है जो अभी का अभी बता देंगे, तो रेशियो देखा गया। तो पुष्पा दीक्षित, वनमाल भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्रा, ये वर्तमान काल की कवित्री है, मतलब अभी की कवित्री है। इसमें दोनों का नाम याद कर लीजिएगा, तीनों का क्या है, वनमाल भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, और एक नाम हुआ है जो पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित का तो नाम कम समय, लेकिन वनमाल भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्रा का नाम थोड़ा ज्यादा है। तो ये आप लोगों का क्या रहा, ये 6 पार्ट रहा। और हमने जिसको 6 पार्ट में डिवाइड करके जिस तरीके से बताया, मैं अपने ओर से बता रहा हूँ, पूरे ईमानदारी तरीके से बताया। हाँ, समय लगा ज़्यादा, लेकिन आज के बाद अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लिए होंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ घरे कहीं भी, बस इसको उतार के लिख के रख लेना है कि हाँ हम ये चैप्टर को पढ़े हैं, इतना रखने के लिए। और फेयर वर्क के चक्कर में पढ़ो ना के बराबर, लेकिन पहले ही कंप्लीट करो। तो आई होप कि जिस तरीका से आप लोगों ने थंबनेल पे देख के टिक किया होगा कि आज हम पढ़ेंगे, उसी लेवल से, उसी तरीका से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने ये पूरा वीडियो को वॉच करके अच्छी तरीके से चैप्टर को क्लियर कर लिया होगा। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।